तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिन्हें अक्सर शांत, विद्वान और यहां तक कि दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन उनकी इस शांत शख्सियत के पीछे मतलब आधुनिक भारत के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव की कहानी छिपी है। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें अविभाजित भारत के एक छोटे से गांव गाह से लेकर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और फिर भारतीय राजनीति के शिखर तक ले जाते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक टेक्नोक्रेट, एक अकादमिक भारत की आर्थिक तकदीर का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वास्तुकार बन गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या एक अंतर्मुखी, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जिसे अक्सर मौन कहा जाता था, ताने दिए जाते थे, हाँ, ताने दिए जाते थे, क्या वो वाकई में भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह गांव से, जो अब पाकिस्तान में है। और वो दौर मतलब उस गांव में ना बिजली थी, ना पानी, ना कोई अस्पताल, कुछ भी नहीं। बुनियादी सुविधाओं का पूरा अभाव था। और हमें ये भी पता चलता है कि बहुत कम उम्र में उनकी माँ का निधन हो गया था। उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। वो मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। कहते हैं इसी वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई। और ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो अनुभव हैं जो किसी के चरित्र को गढ़ते हैं। सही बात है। जब आप इतनी कम उम्र में इतनी मुश्किलें देखते हैं तो एक ठहराव, एक दृढ़ता वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। और फिर आया 1947, विभाजन का वो भयानक दौर। जी, उनके परिवार को सब कुछ पीछे छोड़कर भारत आना पड़ा। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, ये अपनी जड़ों से उखड़ जाने का दर्द था। उन्होंने अपनी आंखों से वो हिंसा देखी, वो बंटवारा देखा। मुझे लगता है इस अनुभव ने कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्थिर और मजबूत देश बनाने की इच्छा को और गहरा किया होगा। बिल्कुल। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उनकी पढ़ाई, वो हमेशा अव्वल रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया। और फिर उनकी एकेडमिक यात्रा उन्हें भारत से बहुत दूर ले गई, कैम्ब्रिज और फिर ऑक्सफोर्ड। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। वो सिर्फ एक और होनहार भारतीय छात्र नहीं थे जो विदेश पढ़ने गए। उनकी डॉक्टरेट थीसिस का विषय कुछ और ही कहानी कहता है। एग्जैक्टली। उनकी थीसिस का विषय था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951-1960। अब ये समझना जरूरी है कि उस दौर में 50 और 60 के दशक में, हाँ, उस दौर में भारत में नेहरूवादी समाजवाद का बोलबाला था। अर्थव्यवस्था बंद थी, जोर आत्मनिर्भरता और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर था। मतलब देश के अंदर ही सब कुछ बनाने की बात हो रही थी और वो ये रिसर्च कर रहे थे कि भारत दुनिया को क्या बेच सकता है। बिल्कुल। ऐसे में निर्यात पर सवाल उठाना, एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था की नीतियों की आलोचना करना, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। तो कह सकते हैं कि 1991 के सुधारों का बीज उनके दिमाग में दशकों पहले ही पड़ चुका था। हाँ, कैम्ब्रिज के गलियारों में वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, वो भारत की आर्थिक समस्याओं का हल तब से सोच रहे थे जब ये मुख्यधारा की सोच का हिस्सा भी नहीं था। तो ऑक्सफोर्ड से लौटने के बाद उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और फिर 1971 में उनकी एंट्री होती है भारतीय नौकरशाही में, एक टेक्नोक्रेट के तौर पर। लेकिन यहाँ भी उनका सफर सीधा नहीं था। हाँ, वो किस्सा बहुत दिलचस्प है जो उनकी ईमानदारी को दिखाता है। आप वाणिज्य मंत्री ललित नारायण मिश्रा वाले किस्से की बात कर रही हैं। हाँ, वही। वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे और एक नोट पर उनकी मंत्री जी से असहमति हो गई। मंत्री जी नाराज हो गए और डॉक्टर सिंह तो अपनी नौकरी छोड़कर वापस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाने को तैयार थे। आज की राजनीति में ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन उन्हें रोका गया और वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का बड़ा पद ऑफर कर दिया गया। ये किस्सा उनके पूरे करियर का सार है। वो एक टिपिकल यस मैन ब्यूरोक्रेट नहीं थे। उनकी वफादारी अपने सिद्धांतों के प्रति थी। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्रियों ने उन पर भरोसा किया। उन्हें पता था कि ये आदमी वही सलाह देगा जो देश के लिए सही है, न कि वो जो सुनने में अच्छी लगे। तो यहाँ हम एक पैटर्न देख रहे हैं, एक एकेडमिक जो अपनी बौद्धिक ईमानदारी से समझौता नहीं करता और सिस्टम उसे बाहर फेंकने के बजाय और बड़ी जिम्मेदारी दे देता है। ये सिलसिला उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तक ले गया, 1982 से 85 तक। और फिर योजना आयोग के उपाध्यक्ष।
आरबीआई गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में कई सुधारों की नींव रखी। और उनकी काबिलियत का ही नतीजा था कि 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। तब तक वो एक ऐसे टेक्नोक्रेट बन चुके थे जिनके बिना भारत की आर्थिक नीति की कल्पना करना मुश्किल था। और फिर आता है साल 1991, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। देश दिवालिया होने की कगार पर था। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ कुछ हफ्तों के आयात के लिए बचा था। खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी थी। हालत इतनी खराब थी कि भारत को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ रहा था। एक अभूतपूर्व संकट था। और ऐसे में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के कई अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया और एक ऐसे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया जो उस वक्त सांसद भी नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो सवाल ये उठता है कि राव ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? हाँ, क्यों? उनके पास कई वरिष्ठ राजनेता थे। उन्होंने एक बाहरी व्यक्ति, एक टेक्नोक्रेट को क्यों चुना? ये नरसिम्हा राव की राजनीतिक समझदारी को दिखाता है। वो जानते थे कि देश को जिन कड़वी दवाइयों की जरूरत है वो किसी पारंपरिक राजनेता के लिए देना मुश्किल होगा। अच्छा। डॉक्टर सिंह के पास 3 चीजें थीं: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख, आर्थिक मामलों की गहरी समझ और सबसे जरूरी, कोई राजनीतिक बैगेज नहीं था। वो इन सुधारों का गैर राजनीतिक चेहरा बन सकते थे। बिल्कुल। राव ने उन्हें एक तरह का राजनीतिक कवच दिया और कहा, सफल हुए तो श्रेय दोनों का, असफल हुए तो दोष मैं तुम पर डाल दूंगा। और डॉक्टर सिंह ने ये चुनौती स्वीकार की। 24 जुलाई 1991 को उन्होंने अपना वो ऐतिहासिक बजट पेश किया जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की। लेकिन ये लाइसेंस राज को खत्म करना, इसका असल में मतलब क्या था? बहुत अच्छा सवाल है। लाइसेंस राज का मतलब था कि अगर आपको एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगानी है तो आपको दिल्ली में बाबुओं के दफ्तरों के महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। हर चीज के लिए परमिट, लाइसेंस, हर चीज के लिए। अगर आपकी फैक्ट्री की क्षमता 100 साइकिल बनाने की है और आपने 101 बना दी तो आप कानून तोड़ रहे थे। इसने भारतीय उद्योग को जंजीरों में जकड़ रखा था। और डॉक्टर सिंह ने उन जंजीरों को तोड़ा। हाँ, उन्होंने भारतीय उद्यमियों को आजाद किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने विक्टर ह्यूगो को कोट किया था, धरती की कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये पुरानी व्यवस्था को एक संदेश था। और ये आसान नहीं था। उनकी खुद की बेटी ने लिखा है कि पिता की नीतियों की वजह से उनके दफ्तर के लोग उनका बहिष्कार करने लगे थे। पार्टी के अंदर और बाहर हर जगह विरोध था। लेकिन वो टिके रहे और दुनिया ने इसका नतीजा देखा। इसीलिए उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। 1991 के बाद वो विपक्ष के नेता भी रहे राज्यसभा में। लेकिन 2004 में उनकी जिंदगी में एक और अप्रत्याशित मोड़ आया। यूपीए की जीत हुई और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे कर दिया। और इस तरह भारत को अपना पहला सिख प्रधानमंत्री मिला। और उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक आर्थिक और सामाजिक दोनों ही नजरियों से काफी अहम माना जाता है। क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी कानून लाए गए। आप सूचना का अधिकार, आरटीआई और मनरेगा की बात कर रही हैं? जी, ये सिर्फ योजनाएं नहीं थी, इन्होंने देश के आम नागरिक पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर सिंह की शख्सियत का दूसरा पहलू दिखता है। हाँ, 1991 का सुधारक बाजार के ताकतों पर यकीन करता था, लेकिन 2005 का प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित कर रहा था कि विकास का फायदा आखिरी आदमी तक भी पहुंचे। आरटीआई ने तो सत्ता का समीकरण ही बदल दिया। जी, पहली बार एक आम नागरिक सरकारी दफ्तर में जाकर सवाल पूछ सकता था। इसने आम आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया था। और विदेश नीति के मोर्चे पर भारत अमेरिका परमाणु समझौता, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके लिए तो उन्होंने अपनी सरकार तक को दांव पर लगा दिया था। जी, जब लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया। वो उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दाव था और वो जीते। उस एक समझौते ने भारत को परमाणु अछूत होने की स्थिति से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये दिखाता है कि जिसे कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता था, वो देश हित के लिए कितना बड़ा राजनीतिक जोखिम उठा सकता था। बिल्कुल। 2009 की जीत तो 2004 से भी बड़ी थी। एक तरह से उनके काम पर जनता की मुहर थी। लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014 उतना सफल नहीं रहा। हाँ, वो कार्यकाल घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस के आरोपों से घिर गया। आखिर हुआ क्या था? कई चीजें एक साथ हुई।
2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स, एक के बाद एक घोटालों के आरोपों ने सरकार की छवि पर गहरा दाग लगाया। और पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब था कि सरकार बड़े आर्थिक फैसले नहीं ले पा रही थी। जी, निवेशक इंतजार कर रहे थे, प्रोजेक्ट अटके हुए थे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। और यहीं पर उन पर मौन और कमजोर प्रधानमंत्री होने के आरोप सबसे ज्यादा लगे। इसी दौरान उन्होंने वो अपनी प्रसिद्ध बात कही थी, मुझे विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक दयालु होगा। ये एक बहुत गहरी बात है। क्या वो ये मान चुके थे कि उनके काम का सही मूल्यांकन उस राजनीतिक शोर में हो ही नहीं सकता? ये एक तरह से उनकी हताशा और भविष्य पर उनके विश्वास दोनों को दिखाता है। वो शायद जानते थे कि उस वक्त के राजनीतिक माहौल में उनकी आवाज खो जाएगी। इस सारे शोर से अलग उनकी व्यक्तिगत छवि हमेशा बेदाग रही। उनकी सादगी और ईमानदारी के किस्से बहुत मशहूर हैं। हाँ, जैसे वो मारुति 800 वाला किस्सा कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी उनकी निजी कार एक पुरानी मारुति 800 थी। और जब उनका करोड़ों की गाड़ियों का काफिला उस कार के पास से गुजरता तो वो उसे एक पल के लिए जरूर देखते, शायद खुद को अपनी जड़ों की याद दिलाने के लिए। इसी तरह लेखक खुशवंत सिंह ने भी लिखा है कि 1999 में जब डॉक्टर सिंह चुनाव हार गए तो उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए उधार लिए गए 2 लाख रुपए तुरंत लौटा दिए। और यही ईमानदारी थी कि यूपीए 2 के दौरान सरकार पर भ्रष्टाचार के चाहे कितने भी आरोप लगे, व्यक्तिगत तौर पर कोई उंगली डॉक्टर मनमोहन सिंह पर नहीं उठा सका। वैश्विक नेता भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। बराक ओबामा ने उन्हें बुद्धिमान और पूरी तरीके से ईमानदार कहा था। और न्यूज़वीक ने उन्हें वो नेता जिसे दूसरे नेता पसंद करते हैं का खिताब दिया। तो अब जब हम उनकी पूरी विरासत को देखते हैं तो 2 अलग-अलग तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ वो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया है जिसने देश को आर्थिक संकट से निकाला, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके दूसरे कार्यकाल में नीतिगत पंगुता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। और ये दोनों ही तस्वीरें सच हैं। उनकी विरासत जटिल है। वो एक ही कहानी के 2 अध्याय हैं। एक में वो नायक हैं और दूसरे में एक ऐसे राजा की तरह जिनका राज घोटालों से घिरा हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यसभा में उन्हें विदाई देते हुए उनके योगदान को लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा बताया। तो संक्षेप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा एक ऐसे विद्वान की कहानी है जिसे इतिहास ने एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर देश का नेतृत्व करने के लिए चुना। वो असल में एक साइलेंट फोर्स की तरह थे जिसका असर दिखता था पर शोर सुनाई नहीं देता था। और यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस 24 घंटे की न्यूज साइकिल और तेज तर्रार करिश्माई नेताओं के दौर में क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शांत, अकादमिक और काम पर फोकस करने वाले नेतृत्व के लिए कोई जगह है, या फिर वो एक खास दौर के नेता थे जो अब शायद प्रासंगिक नहीं रहे? नेतृत्व का असली मतलब क्या है? दमदार भाषण और करिश्मा, या फिर खामोशी से किए गए वो काम जो देश की दिशा बदल दे? नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।